आपका अपने YouTube चैनल राहुल ज्ञान सरोवर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये मैं जो बचा हुआ कल का क्वेश्चन है ये मैं आपको कराने वाला हूँ। तो इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ तो आज NCERT क्लास 7th का जितना भी बचा कुचा चीज़ है वो मैं कंप्लीट कर दूँगा। इसके बाद क्लास 7th के NCERT में कुछ भी आपका ऐसा नहीं बचेगा जो कि आपके पिछले 4 वीडियो और ये 5वां वीडियो है तो पाँचों वीडियो में आपके ना हो। इन 5 वीडियो में क्लास 7th की पूरी NCERT में कवर कर चुका हूँ। इसके बाद मैं क्लास 6 का या फिर 8 का या फिर 9th का 10th का किसी न किसी क्लास का मैं चुनूँगा जो कि कल से आपका वो चलेगा। तो 5 क्लासेस में क्लास 7th की NCERT मैंने कंप्लीट कर दी है आपका विथ क्वेश्चंस विथ कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। तो आज इस क्लास 7th के NCERT का जो है लास्ट चैप्टर है और लास्ट चीज़ मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आप लोग इसको जो है समझ लीजिएगा और अच्छे से इस बात को ध्यान में रखिएगा और समझ लीजिए कि ये आपका क्लास 7th का NCERT जो है इसके मदद से आपकी पूरी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊं तो अनअकैडमी पर मैं जो क्लास ले रहा हूं वो मेरा चल रहा है, उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं, फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप अनअकैडमी के पूरे प्रोसेस को समझ चुके होंगे। तो आप लोग अब इसके माध्यम से अनअकैडमी पर जुड़कर हमसे पढ़ना ना भूलेंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में आपको दे दूंगा, तो आप अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ना ना भूलें। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये कि पौधों में जो लैंगिक जनन होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको बता दूं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनअकैडमी का लाइव क्लासेस मैं ले रहा हूँ। अनअकैडमी ऐप पर आपका मेरा लाइव क्लासेस हो रहा है, साइंस मैराथन चल रहा है। तो साइंस का SCERT और NCERT पर बेस्ड क्वेश्चंस क्लास 7 के अभी चल रहे हैं, जिसका क्लास 3 क्लास हो चुका है। तो 3 क्लास के आपको लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर जुड़कर हमसे पढ़ना ना भूलें। शाम को 5 बजे आप हमसे लाइव क्लासेस में अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, टेलीग्राम में भी दे देंगे आपको, और यहाँ पर आपके कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूँगा। तो आप यहाँ पर जो है वहाँ से जुड़ करके आप अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस देखना ना भूलिएगा। तो SCERT और NCERT का मैं वहाँ पर आपको करा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जुड़ करके अनअकैडमी के ऐप पर आप पढ़ लीजिएगा। शाम को 5 बजे, डेली शाम को 5 बजे आपके यहाँ पे क्लासेस होता है अनअकैडमी ऐप पर। तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा, या फिर आप अनअकैडमी ऐप पर जा करके मुझे राहुल गुप्ता नाम से सर्च करके आपको लोगों में यही DP आपको मिल जाएगा। तो ये DP आप देख करके आप जान सकते हैं। तीसरे नंबर पर आएगा सर्च करने पर राहुल गुप्ता करके, जब सर्च करेंगे आप तो ये मिल जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जुड़ करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, आप लोग पढ़िएगा जरूर आकर के शाम को 5 बजे होता है। ये आप देख सकते हैं, मैं इसका अभी आपको ऑप्शन में दिखाऊंगा। जो पौधों में लैंगिक प्रजनन के लिए कौन सा कथन सत्य है, यानी जो लैंगिक प्रजनन होता है पौधों के अंदर उसमें क्या सही है क्या गलत है, कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हैं उसको समझ करके चलना होगा। जो कि आप इसके पहले वाला अगर वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने आपको पौधे का प्रजनन अंग वगैरह सब कुछ वहाँ पर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मैं वापस से डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पर लिखा है जब पौधे वाला जो लैंगिक जनन होता है क्या उसमें बीज प्राप्त होते हैं? बिल्कुल, बिना बीज लैंगिक जनन में बीज आपके प्राप्त होते ही होते हैं। तो यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। 2 पौधे का होना आवश्यक होता है, तो भैया जरूरी नहीं है कि 2 पौधा हो सकता है कि एक ही पौधे के अंदर नर और मादा दोनों जो है उपस्थित हो, तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों पैदा हो। तो 2 पौधे होना जरूरी नहीं है, एक ही पौधा रहे बट उसमें जो है नर और मादा का जो आपका स्त्री केसर और पुंग केसर होता है वो अगर उपस्थित है, जो अगर जैसे एग्जाम्पल के रूप में द्विलिंगी पुष्प जैसे सरसों हो गया, आम हो गया, ये सारे द्विलिंगी होते हैं। इन सब में क्या होता है कि जहाँ मतलब एक ही पौधे के अंदर नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं, एक ही पुष्प के अंदर नर और मादा दोनों पुष्प जो है उपस्थित होते हैं, उनका जो है आप एक समझ सकते हैं कि वो लैंगिक प्रजनन अंग उपस्थित होते हैं। तो ये सारा जो है इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि 2 पौधा आवश्यक हो। परागण के बाद ही निषेचन होता है, तो जो बिल्कुल बिना परागण के निषेचन कैसे होगा, यानी जब तक नर युग्मक का जो पोलन गेंस होता है जिसको आप परागकण बोलते हैं, जब तक नर युग्मक का परागकण जो है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसमें जो है निषेचन की क्रिया कैसे होगी। तो यानी आपका परागण के होने के बाद ही निषेचन होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। यानी यहाँ पर पहला और तीसरा सत्य हो गया, दूसरा गलत हो गया। चौथा लिखा है केवल कीट द्वारा ही परागण होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। हवा द्वारा भी होता है, जिसको आप हवा द्वारा जो होता है जिसको आप बोलते हैं वायु परागण, कीट द्वारा होगा तो कीट परागण, अगर जल द्वारा होगा तो जल परागण। तो इस तरह से अलग अलग तरीकों के द्वारा आपका परागण की क्रिया होती है। तो इसमें जरूरी नहीं कि केवल कीट द्वारा हो। तो यानी चौथा ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। आपका सही कौन सा है? पहला और तीसरा। तो अब नीचे के विकल्प में देख लीजिए, पहला और तीसरा जहाँ हो वो आपका आंसर हो, तो ये आपका आंसर होगा पहला और तीसरा। अगला हम क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परागण से क्या तात्पर्य है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि परागण से क्या तात्पर्य होता है। तात्पर्य ये होता
होता है कि जो नर युग्मक होता है उसके ऊपर होता है परागकण। वो परागकण जो होता है वर्तिकाग्र, स्टिक रेशर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना जो होता है इसी को परागण बोलते हैं। मतलब नर युग्मक का मादा युग्मक के पास पहुंचना जो है ये परागण कहलाता है। तो होता क्या है, जो परागकण होता है जो नर युग्मक के पास होता है वो या तो कीट पतंगों द्वारा या तो वायु द्वारा जल द्वारा किसी न किसी के द्वारा वो परागकण जो है वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, तो निषेचन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो परागण की तात्पर्य यह है कि नर युग्मकों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण यानी पहुंचना जो होता है यही आपका परागण कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस जो है वो जो पादपों में जन्म था वो खत्म हो गया उस चैप्टर का। अब हमारा अगला चैप्टर जो है ये गति शुरू हो गया। ये गति चैप्टर में आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो इसमें भौतिक अवस्था को आप समझिएगा कि भौतिक अवस्था होती क्या। जैसे एक विरामावस्था होती है, एक गतिज अवस्था होती है। अब विरामावस्था क्या होती है, गति। जैसे आपने कुर्सी रख दिया कहीं पर तो वो कुर्सी एकदम विराम की अवस्था में है तो उसको बोलते हैं विरामावस्था। जैसे आपने किताब ले जाकर के टेबल पर रख दिया तो किताब हिलेगा डुलेगा नहीं ना, किताब चलेगा नहीं ना, तो ये वो उसकी विरामावस्था है। जैसे गतिज अवस्था, गतिज अवस्था क्या है कि जैसे मैं किसी गेंद को फेंक दूं तो वो कुछ दूर जरूर चलेगा। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो वो कुछ दूर चलता है। जैसे कि मैं पतंग उड़ा रहा हूँ तो भी गति कर रहा है। तो जो भी वस्तु अपने स्थान पर निश्चित न रहे वो बोलती गतिज अवस्था, और अगर एक जगह पर फिक्स हो जाए तो उसको बोलते हैं विरामावस्था। तो ये अवस्था हो गया। अब गतिज अवस्था में दो चीज़ें होती हैं, या तो आपके पास एक समान गति होगा या तो फिर असमान गति होगा। जैसे कि मान लीजिए एक समान गति कहने का मतलब ये है कि समय और एक समान गति का मतलब यह है कि समय के साथ साथ जो उसकी गति परिवर्तित ना हो। जैसे 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई गाड़ी अगर चल रही है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से ही वो गाड़ी चलती रहे, यानी वो 4 से 5 ना हो, 4 से 3 ना हो, 4 का 4 ही रहे, मतलब उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहे, तो उसको बोलते हैं एक समान गति। जैसे जो है एक समान गति में जो है आपका जो एक समान गति वाला जो पिंड होता है उसमें त्वरण नहीं होता है, क्योंकि उसमें वेग में परिवर्तन नहीं होता है तो उसमें कोई त्वरण नहीं होता है। तो आप त्वरण की अगर परिभाषा जानेंगे तो होता है, त्वरण की परिभाषा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी जो बाद का वेग था उसमें से पहले वाला वेग घटा लेंगे और उसको समय से भाग दे देंगे, तो ये आपका आ जाएगा त्वरण। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रही थी, लेकिन वो अंततः जा करके 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रही है, या 10 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रही है। तो चेंज कितना हुआ, 10 से 5 हो गया, तो 10 में से 5 घटा देंगे, 10 माइनस 5 बटा, अब ये 2 सेकंड में अगर हुआ है तो 2 से भाग दे देंगे, तो 10 में से 5 गया तो 5 बटा 2 यानी 2.5, इसका जो आपका त्वरण आ जाएगा वो 2.5 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यानी जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसमें से घटा देते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, यानी जो शुरुआत की वेलोसिटी होती है, और उसको समय से भाग दे देते हैं, तो आपका त्वरण आ जाता है। यानी आपको हिंदी में अगर जानना हो तो जैसे जो लास्ट में जो फाइनल यानी जो अंतिम वेग में से माइनस कर देंगे प्रारंभिक वेग और बटा कर देंगे उससे समय से, तो क्या हो जाएगा, ये त्वरण हो जाता है। और अगर यहीं पे ये निगेटिव मान आने लगा, इसका मान जो है अगर निगेटिव आ गया यानी ऋणात्मक आ गया तो उसको मंदक बोलते हैं, त्वरण की जगह पे मंदक बोलते हैं। तो ये जब आपका गति एक समान होगी तो इस कंडीशन में ये होता ही नहीं है, क्योंकि वेग में परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण 0 हो जाएगा, कोई भी त्वरण नहीं होगा। वहीं असमान गति में ही त्वरण में परिवर्तन होता है, यानी त्वरण होता है। अब आप देख सकते हैं असमान गति, जिसको मैंने आपको भी समझाया वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि असमान गति। जब असमान गति होगी तभी त्वरण होगा, उसके पहले असमान गति में कोई त्वरण नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और लास्ट में भी 10 मीटर पर सेकंड ही है, तो 10 में से 10 घटा के बटा टाइम से भाग देंगे तो 10 में से 10 गए 0, और 0 का बटा कुछ भी हो तो वो 0 ही होता है, तो त्वरण आपका मिल जाएगा 0। यानी एक समान गति रहेगी तो त्वरण आपका 0 हो जाएगा, और अगर असमान गति होगी यानी शुरुआत में कुछ और था और बाद में कुछ और हो गया तो उसमें आपका त्वरण पाया जाता है। त्वरण भी 2 तरह का होता है, एक होता है त्वरण जो पॉजिटिव होता है, यानी इसका मान कैसा होता है, धनात्मक, यानी धनात्मक आ गया, जैसे मान लीजिए +2 आ गया, +3 आ गया, इस तरह का मान आएगा अगर, तो इसको त्वरण बोलते हैं। और अगर -2 -3 आ गया, जैसे कि मान लीजिए मैं मंदक का एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रही थी, लेकिन 5 सेकंड बाद वो उसका वेग जो है 5 मीटर पर सेकंड हो गया, तो फाइनल कितना था 5, तो 5 माइनस करेंगे 10 में
से और बटा करेंगे, मान लीजिए 5 सेकंड में होता तो 5 से भाग दे देंगे, तो आपका ये देखेंगे तो -5/5 यानी माइनस का 1 आएगा। यानी यहाँ पे त्वरण नहीं हो रहा है, यहाँ पे मंदन हो रहा है, मतलब उसकी जो गति है वो घट रही है, उसकी जो गति हो रही है वो क्या हो रही है, घट रही है। तो ये आपका या तो असमान गति में त्वरण होगा, या तो मंदन होगा, या तो त्वरण होगा, यही आपका जो है चलता रहता है। ठीक है, अब त्वरण भी एक समान भी हो सकता है और असमान, जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर पर सेकंड का जो त्वरण है मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो वो त्वरण हमेशा वही रहेगा, मतलब अगर त्वरण में चेंज नहीं होगा, एक समान ही रहेगा, बना रहेगा उतना ही, तो इसका मतलब वहाँ पे एक समान त्वरण है। और अगर वो त्वरण बदलता रहता है तो इसका मतलब वो असमान त्वरण है। उसी तरह से समान मंदन भी होता है कि अगर एक समान वेग से ही वो अगर व्यक्ति वह वस्तु जो है का वेग जो है वो घटता रहेगा, मतलब उसमें जो परिवर्तन है वो बिल्कुल समान समान होगा, तो उसको आप बोलेंगे और एक समान जो है मंदन गति। और उसी तरह से असमान मंदन गति में इसका जो वेग होता है वो निरंतर बदलता रहता है। तो ये चीज़ आपका मंदन गति यानी त्वरण गति में आपको डिफरेंस मैंने बता दिया। अब गति के कुछ समीकरण होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। हालांकि ये सिलेबस क्लास 9th का है, बट मैंने आपको समझाना उचित समझा क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी में है। हालांकि मैं क्लास 9th 10th का एनसीईआरटी भी आपको अच्छे से कवर कराऊंगा आगे की वीडियो में। हो सकता है मैं क्लास 9th का भी एनसीईआरटी कल से ही शुरू करूँ, तो कल से क्लास 9th की आपकी एनसीईआरटी में अच्छे से शुरू करने वाला हूँ। तो जो उसमें गति का समीकरण दिया हुआ है, ये फर्स्ट समीकरण है कि v बराबर ut प्लस at, और दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों समीकरण आपको एकदम से याद होने चाहिए क्योंकि इन्हीं तीनों समीकरण पर आपके न्यूमेरिकल लगते हैं, जो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ एनसीईआरटी में, जब मैं क्लास 9th की एनसीईआरटी आपको कराऊंगा तब। उसके साथ समझ सकते हैं कि इसी को बोलते हैं गति का प्रथम समीकरण, इसी को दूसरा बोलते हैं और इसको तीसरा बोलते हैं। अब आता है हमारा वृत्तीय गति। अब जैसे कि आपने अभी तक रेखीय गति पढ़ा, जैसे मान लीजिए रोड है, जैसे ये मान लीजिए रोड है और ये आप हैं, तो इस रोड पे आप जब चल रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, रेखीय गति कर रहे हैं, क्योंकि आप एक रेखा में तो चल रहे हैं, तो ये रेखीय गति है। लेकिन अगर मान लेते हैं आप एक जो है आप खुद बचपन में किए होंगे, आप एक रस्सी में एक ईंटा यानी एक आप मतलब ईंट का टुकड़ा आप इस रस्सी में बांध देंगे और इसको इस छोर से पकड़ के अब इसको गोल गोल घुमाएंगे। तो जब गोल गोल घुमाता है कोई बच्चा तो उस गति को बोलते हैं वृत्तीय गति, जो कि एक निश्चित पाथ पर वैसी में गोल 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 घूमता रहता है, उसको बोलते हैं वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति में भी कई होता है कि एक समान वृत्तीय गति है कि असमान वृत्तीय गति है, असमान होता है तो एक समान त्वरण वाला है कि असमान त्वरण वाला है। तो वृत्तीय गति में भी ठीक उसी तरह से क्लासिफिकेशन होता है जैसा कि आपका रेखीय गति जो कि मैंने आपको ऊपर समझाया वही था। बाकी का जो डिटेल डिस्कशन है वो मैं आपको क्लास 9th के एनसीईआरटी जब कराऊंगा तो उसमें कराऊंगा। अब मैं चलता हूं अगले स्लाइड पर। तो ये रहा फ्रेंड्स जो उसमें मैंने आपको कुछ समझाया है, जो भी कुछ समझाया है वही आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिला हुआ है कि विरामावस्था जब कोई विरामावस्था तब कहलाती है जब वो एक ही बिंदु पर सापेक्ष में कोई बदलाव ना हो, यानी उसको जहाँ रख दिए वहाँ रखा रहे, उसके किसी स्थिति में कोई भी बदलाव ना हो तो उसको बोलते हैं विरामावस्था। और यदि वह समय के साथ अगर लगातार बदलता रहता है तो उसको क्या बोलते हैं कि वह वस्तु गति में है। तो गतिज अवस्था का घूर्ण मतलब प्रारूप क्या होता है कि एक होता है गति अवस्था में जो है अगर आप विरामावस्था की बात करें तो इसको स्थितिज ऊर्जा भी बोलते हैं। इसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है विरामावस्था में, और इसका फार्मूला होता है mgh, यानी स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh, जो कि ये गतिज अवस्था विरामावस्था में जो है आपको पाई जाती है। और गतिज अवस्था का जो होता है उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है गतिज अवस्था में, और इसका फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर जो होता है इसका मतलब आपका फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। और गतिज ऊर्जा हमेशा गतिज अवस्था में पाई जाती है जबकि विरामावस्था में होती है स्थितिज ऊर्जा, जिसका फार्मूला होता है mgh। मैंने आपको ये भी बता दिया। अगला मैं चलता हूँ सदिश राशि और अदिश राशि भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अदिश राशि वे राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है। जैसे आपने चीनी खरीदा, मान लीजिए चीनी आप खरीदेंगे तो बोलेंगे भैया मुझे 5 किलो चीनी दे दीजिए, मुझे 4 किलो दाल दे दीजिए। ऐसा अगर आप खरीदेंगे तो भार जो होता है उसमें जो आपका द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान में केवल क्या होता है, द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है। 5 किलो 4 किलो 2 किलो 3 किलो इस तरह से तो आप नहीं बोलते हैं कि 5 किलो दक्षिण की तरफ, ऐसा तो आप कभी बोलते नहीं है। तो जिसमें केवल और केवल परिमाण हो यानी उसका मान हो, उसमें कोई दिशा की बात ना करे, उसको बोलते हैं अदिश राशि। जबकि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की बात होती है, जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए
कि मान लीजिए वेग आपको 20 मीटर पर सेकंड की वेग से आपको पूर्व दिशा में जाना है, तो आपको इसमें दिशा चाहिए, वेग में दिशा चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ त्वरण, त्वरण में भी आपको दिशा चाहिए। जैसे मैं आपको बोल दूँ आपको बल, बल में भी दिशा आपको चाहिए, क्योंकि बल आपको लगाना, मान लीजिए 5 न्यूटन का बल आप कहाँ लगा रहे हैं, पूरब की तरफ लगा रहे हैं कि दक्षिण की तरफ लगा रहे हैं कि पश्चिम की तरफ लगा रहे हैं कि आगे की तरफ लगा रहे हैं कि पीछे की तरफ लगा रहे हैं कि ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, तो किस दिशा में लगा रहे हैं ये बात आपको चाहिए होगा आपको। जैसे तो वहाँ पर आपकी होगी सदिश राशि। एग्जाम्पल के रूप में आप अदिश में चाल, दूरी, आपका ये सारा चीज़ आपका जो है अदिश होता है, जबकि द्रव्यमान हो गया, ये सारी चीज़ें अदिश होती हैं। और सदिश में आता है वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, ये सारी चीज़ें जो कि आपकी सदिश में आती हैं, जिसमें चाल और जिसमें आपका परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, वहीं आपका आ गया दूरी और विस्थापन में अंतर बता दूं। जैसे कि मान लीजिए ये हम यहाँ से चलना शुरू किए, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, हम यहाँ से चलना शुरू किए, इस तरह से चलते 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 आकर के यहाँ पर रुक गए। अब ये हमारा बी पॉइंट है। तो मान लीजिए यहाँ से मैंने चलते 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 यहाँ की जो दूरी तय की है, इसको बोलेंगे दूरी। मान लीजिए 10 किलोमीटर मैंने ये चला है, तो 10 किलोमीटर की दूरी ये हो गई। ठीक है, जो यहाँ ए से शुरू करके मैंने बी तक आया था। लेकिन आपसे अगर विस्थापन पूछेगा तो इसके बीच में यही आप नाप लेंगे तो आपको विस्थापन मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ये 10 किलोमीटर जब ये पूरा घूमे थे 10 किलोमीटर था, तो ये इतना जरूरत होगा तो 2 से 3 किलोमीटर होगा। तो विस्थापन जो होता है वो हमेशा जो आपकी प्रारंभिक अवस्था और जो आपकी अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चले, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ रुक गए, तो ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है। तो दूरी मान लीजिए ये 5 चले, ये 5 चले, ये 5 चले, तो आपकी जो दूरी हुई गई, ये 5 चले तो 5 हो गया, ये 5 चले 10 हो गया, ये 5 चले 15, यानी दूरी आपने कितना चला 15 किलोमीटर। लेकिन आपसे अगर विस्थापन पूछेगा कितना हुआ, तो इन दोनों के बीच की दूरी, यानी प्रारंभिक अवस्था ये हो गया, अंतिम अवस्था ये हो गया, इसके बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ ऊपर 5 है तो यहाँ नीचे भी तो 5 ही होगा, तो यानी जो विस्थापन होगा वो 5 होगा, जबकि दूरी जो है वो 15 होगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि विस्थापन जो होता है वो हमेशा जो है कम से कम होता है। दो अंतिम और प्रारंभिक के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, जो कम से कम दूरी होती है, उसको बोलते हैं विस्थापन। और जो दूरी होता है, जो हम कुल चली गई दूरी बोलते हैं, उसको हम दूरी बोलते हैं। तो ये हो गया दूरी और विस्थापन में आपको अंतर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस कराने के बाद आपका इस चैप्टर का मतलब एक तरह से अंत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं। मतलब अगर आप कोई वस्तु, समझिएगा इस चीज़ को, जो आप चाल बराबर क्या होता है समझिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय, यानी एक सेकंड में चली गई जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, चाल। तो यानी एकांक समय में चला गया जो दूरी होता है, यानी चाल बराबर का फार्मूला ही होता है दूरी बटा समय। तो इसका मतलब क्या होता है, चाल, यानी एकांक समय में चली गई दूरी जो होती है वो क्या होती है, वो चाल कहलाती है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला लिखा हुआ, घड़ियों की कार्यविधि में कौन सी गति इस्तेमाल की जाती है। जैसे आप घड़ी देखेंगे इस तरह से गोल होती है, ठीक है, ये गोल होती है घड़ी। अब यहाँ पे बीच में होती है सुई, सुई यहाँ पर बंद नहीं होती है। अब यहाँ से सुई इधर से घूमती जाती है, घूमती जाती है, इस तरह से चलती है, फिर वापस घूमती है, फिर वापस घूमती है, फिर वापस घूमती है, इस तरह से करते करते घड़ी घूमती रहती है। तो इसमें कौन सी गति होती है, घूर्णन गति होती है। मतलब एक ही अक्ष पर जो है, इसी अक्ष पर टिक करके चारों ओर इसमें घूमता रहता है, तो उसमें कौन सी गति होती है, घूर्णन गति होती है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा चाल मात्रक नहीं हो सकता। चाल का मात्रक देखिए मैंने आपको बताया है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो समय का जो मात्रक होता है वो आपका होता है मिनट, सेकंड, यही सब होता है ना, चाहे मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। तो सेकंड ज़्यादातर यूज करते हैं, तो हम लोग सेकंड जानेंगे आप चाल का। जबकि दूरी का जो होता है वह तो मीटर लेंगे, किलोमीटर लेंगे, डेसीमीटर लेंगे। तो लंबाई का जो मात्रक होगा वही तो आपका दूरी का मात्रक होगा। उसी तरह से जो समय का मात्रक होगा तो वही तो आपका जो है, जैसे समय में मात्रक में मिनट, सेकंड, घंटा ये सब आ सकता है। तो जो ऊपर में रहता है उसको बोलते हैं लंबाई का मात्रक, और जो नीचे में होता है उसको बोलते हैं समय का मात्रक, यानी दूरी का मात्रक। तो आप देखिए मीटर पर सेकंड, यानी मीटर ऊपर है यानी लंबाई, और नीचे सेकंड है यानी समय है। तो ये ऑप्शन तो हो सकता है। ऊपर दिया है किलोमीटर, नीचे दिया है घंटा, तो किलोमीटर और घंटा भी जो है, क्योंकि ये किलोमीटर जो ऊपर दूरी होता है और नीचे होता है समय, तो ये मतलब आपका ये भी ऑप्शन सही हो गया। फीट ये भी फीट में दूरी नापी जाती है, तो फीट, और ये सेकंड हो गया समय, तो यानी ये भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मिनट क्या ऊपर हो सकता है? आप खुद सोचिए कि मिनट कभी भी ऊपर नहीं जा सकता और मीटर कभी भी नीचे नहीं आ सकता। अगर यही मीटर प्रति मिनट होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे मिनट प्रति मीटर दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यानी आपका यही एक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला लिखा है कि दौड़ते समय हमारे हाथों की जो गति होती है वो किस प्रकार की गति होती है। देखिए आप जब दौड़ते हैं, मान लीजिए आप ये आप हैं, ये आप जब दौड़ रहे हैं तो अपने हाथ को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते रहते हैं। मतलब आपका हाथ एक जगह पर फिक्स होता है और उसी पे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे
पीछे करता रहता है, तो ये गति जो होता है उसको दोलन गति बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? दोलन। जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ये कोई डंडा है, आप इसी बिंदु पर इसको इधर 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 मतलब इसी में आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते रहेंगे, तो वो कौन सी गति होती है? तो दोलन गति होती है। मतलब एक अक्ष पर फिक्स हो जाए, एक ज्वाइंट पर फिक्स होगा या उसी में आगे पीछे करेंगे तो उसको बोलते हैं दोलन गति। फिर लिखा है गाड़ियों के अंदर जो ओडोमीटर लगा होता है वो क्या नापता है? तो जो ओडोमीटर होता है भाई वो दूरी मापता है, और जो स्पीडोमीटर होता है स्पीडोमीटर होता है वो चाल मापता है, जबकि जो ओडोमीटर होता है वो दूरी मापता है। तो इसका राइट आंसर दूरी हो जाएगा, जबकि अगर यहीं पे स्पीडोमीटर पूछा होता तो उसको आप चाल आंसर राइट करते। अगला लिखा हुआ है कि नियत चाल से गति चल रही है तो वो दूरी समय ग्राफ कैसा होगा? तो सरल रेखा होता है। जैसे कि अगर आपकी दूरी और गति नहीं अगर बदलती है, समय और चाल, जैसे मान लीजिए आप 2 सेकंड में यहाँ थे, मान लीजिए, तो इसी तरह से जो है इसको मैं आपको क्लास 9th में स्पष्ट कर दूंगा अच्छे से। लेकिन इसका आंसर क्या होता है कि अगर आपका दूरी और समय पर जो ग्राफ होता है, मतलब वो जो फिक्स होता है, मतलब चाल उसका बदलता नहीं है। जैसे कि आपका चाल 5 था तो 5 ही रहेगा, चाल 6 था तो 6 ही रहेगा, और समय जो है वो बदलता जाता है। तो समय के साथ अगर गति आपकी नहीं बदलती है तो वो एक सरल रेखा में होता है। जैसे कि अगर हम इसको ग्राफ आपको बता ही दें तो देखिए, अगर हम इस ग्राफ में आपको यहाँ पर हम बताएंगे दूरी, यहाँ पे क्या बताएंगे? दूरी, और यहाँ पे आपको बताएंगे समय। तो हमारा जो है, आप समझिएगा, या हम इसको यूं कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे आपका समय, ठीक है। यहाँ पर हम बताएंगे चाल बता देते हैं। गति लिख लीजिए, चाल लिख लीजिए, बात बराबर ही है, तो गति हो गया। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, पहले मिनट में हमारा जो गति मान लेते 5 था, तो अगर एक समान रहेगा तो अगले मिनट में भी हमारा 5 ही रहेगा, फिर अगले मिनट में भी हमारा 5 ही रहेगा, फिर अगले मिनट में हमारा 5 ही रहेगा। तो इस तरह से देखिए एक सरल रेखा हमको मिल जाएगी। तो इस तरह से हमको जब एक सरल रेखा मिल जाएगी, इसका मतलब जो नियत चाल से अगर चलता है, चाल अगर उसका बदलेगा नहीं तो उसका जो ग्राफ मिलेगा दूरी समय का, वो हमेशा सरल रेखा में मिलता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग हम समय मापने के लिए नहीं करते हैं? देखिए, जिसमें आपका एक फिक्स ड्यूरेशन होगा तो उसको हम समय मापने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फिक्स चीज़ होना चाहिए, दोलन उसमें होना चाहिए एकदम फिक्स टाइम पे, मतलब उसी समय अंतराल पर हमेशा होना चाहिए, समय बदलना नहीं चाहिए उसमें। जैसे टपकता हुआ नल, तो मान लीजिए अगर कोई नल है यहाँ पर, मान लीजिए इसको हम नल यहाँ पर बना लेते हैं, इस नल से मान लीजिए कोई पानी टपक रहा है इस तरह से, तो जो मान लीजिए पानी टपक रहा है तो वो हमेशा फिक्स टपकता है, टुप 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 इस तरह करते करते एक निश्चित समय में ही वो बार बार टपकता रहता है। तो उससे हम समय का मापन कर सकते हैं। सरल पेंडुलम जो होता है यह भी एक निश्चित समय में आगे पीछे करता रहता है, तो इससे भी हम समय का मापन कर सकते हैं। दिन के दौरान किसी वस्तु की जो छाया होती है वो भी हम देख के बताएंगे कि दोपहर हो रहा है कि आपका शाम हो रहा है कि मतलब दिन ढल रहा है, तो क्या होता है उसकी मदद से भी हम समय का निर्धारण कर पाते हैं। लेकिन आंखों का झपकना से हम थोड़ी ना समय बता पाएंगे। आंख झपक दिया, हम कैसे बताएंगे कि कितना समय हो गया? तो आंखों का झपकना इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इससे हम समय नहीं बता सकते। अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ स्लाइड करवाने वाला हूं जो कि विद्युत धारा से संबंधित है। तो ये स्लाइड आप देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर आपको जो लिखा है, विद्युत धारा का मापन हम किससे करते हैं? तो अमीटर से करते हैं। आप इसको समझिएगा, विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं? अमीटर से करते हैं। और अमीटर को इस तरह से ए बना करके उसके अंदर बॉक्स में इधर और इधर प्लस इधर माइनस, इसको बोलते हैं अमीटर। और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? विद्युत धारा का मापन करते हैं, ठीक है। ये बात आपकी हो गई। अगला जो लिखा है वो विभवांतर का जो होता है, विभवांतर का जो फार्मूला होता है वो V बराबर आप W/Q बोल सकते हैं। V बराबर W/Q, ये आपको फार्मूला याद रखना है। यहाँ पर जो ये V होता है उसको विभवांतर बोलते हैं, ये जो W होता है उसको किया गया कार्य बोलते हैं, ये जो Q होता है इसको आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश। इसका जो डिटेल है वो मैं आपको क्लास 10th का जब NCERT कराऊंगा तो इसको डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप यहाँ पर कुछ नहीं जानेंगे तब भी चलेगा। आपका यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो है, ये जो प्रतीक होता है ये आपसे बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। आपको चिन्ह दे देगा, आपको बताना होगा कि ये क्या है। जैसे विद्युत सेल का क्या होता है? एक लाइन खींचिए, एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, बड़े वाले के प्लस और छोटे वाले पर माइनस लगा दीजिए, इसको बोलते हैं सेल। अगर यही सारा खूब ज़्यादा कर दिया जाए, खूब छोटा बड़ा कई सारी डंडी खींच दी जाए तो उसको बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। कुंजी प्लग जो होता है, स्विच बनाना होता है, तो आप इस तरह से करके इस तरह से बस बिंदु लगा देंगे तो स्विच ऑन हो गया, और बिंदु नहीं रहेगा तो स्विच बंद रहेगा, यानी मतलब ऑफ रहेगा। तो ये ऑफ वाला हो गया, ये ऑन वाला हो गया, ठीक है। उसी तरह से तार संधि, अगर आपको तार का ज्वाइंट दिखाना तो ये तार गया, ये तार लाए और यहाँ पे आपको गोल गोल दिखा देंगे तो ये तार की संधि हो जाती है, तार का ज्वाइंट आपको हो गया। वैसे देखिए, अगर बिना क्रॉसिंग के, मतलब जो है, अगर आप ये तार है
अब इस तार में हमको जो है उस पार ले जाना है, लेकिन इस तार पे सटना नहीं चाहिए, तो इसको इस तरह से दिखाते हैं कि तार हमारा सटा नहीं है और इस तरह से कूद के चला गया है, मतलब बिना संधि के क्रॉसिंग होता है। वहीं विद्युत बल्ब अगर आपको दिखाना होगा तो इस तरह से करके आप इस तरह से दिखाएंगे, ये होता है विद्युत बल्ब। प्रतिरोध आपको दिखाना होगा तो आप प्रतिरोध कैसे चिन्ह होता है, प्रतिरोध ऐसे 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 करके आप ऐसे खींच देंगे, इसको बोलते हैं प्रतिरोध। ये हो गया प्रतिरोध। तो अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। देखिए यहाँ पे आपका पहला ही क्वेश्चन आ गया कि विद्युत परिपथ में अगर यह प्रतीक दिया हुआ है, मैंने आपको क्या बोला, एक छोटा डंडा बड़ा डंडा, छोटा डंडा बड़ा डंडा, छोटा डंडा बड़ा डंडा, इस तरह से करके अगर आ रहा है तो उसको बोलते हैं विद्युत का बैटरी। क्या बोलते हैं, विद्युत का बैटरी, ऑप्शन नंबर 3। और अगर एक ही बड़ा हो और एक छोटा हो तो इसको बोलते हैं सेल। अगर एक हो तो सेल हो गया, अगर कई सारे हो तो बैटरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से तार में उत्पन्न ऊष्मा का जो परिमाण होता है किस पर निर्भर करता है। तो देखिए जो तार में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उसकी मोटाई पर भी निर्भर करती है, लंबाई पर भी करती है और तार के पदार्थ पर भी निर्भर करती है, यानी उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कि विद्युत परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा के प्रभाव से क्या संभव है। अगर किसी विद्युत परिपथ में खूब ज़्यादा विद्युत धारा आ जाएगा तो क्या होगा। देखिए बहुत सारा विद्युत धारा जब प्रवाहित हो जाएगा तो या तो परिपथ उसका टूट जाएगा, या तो उसका फ्यूज तार गल के गिर जाएगा, या तो उपकरण ही जल जाएगा। तो ये तीनों आपका संभव है, यानी उपरोक्त में से सभी आपका आंसर हो जाएगा। किसी परिपथ के फ्यूज तार गल जाने से क्या होता है, तो जो उसमें धारा होती है वो बंद हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम इसमें फ्यूज लगा दिए, जैसे मान लीजिए ये फ्यूज है हमारा, इसके बाहर तार जा रहा है, तो अगर ये फ्यूज गल के गिर जाएगा तो यहाँ से यहाँ के बाद जो यहाँ से हमारी धारा आ रही थी, लेकिन जब ये फ्यूज गल के गिर गया तो यहाँ कोई धारा बहेगी, इस सेक्शन में कोई धारा नहीं बहेगी, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब फ्यूज तार गल जाएगा तो कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। लगा स्विच किस काम आता है, तो स्विच आपको ऑन करने के भी काम आता है, ऑफ करने के भी काम आता है, तो ऑन ऑफ दोनों होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि विद्युत घंटी में से मतलब जो विद्युत घंटी होती है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत घंटी जो है वो हमेशा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है विद्युत घंटी। यानी जो विद्युत घंटी आप लोग लगाते हैं बाहर जो है, मतलब कि कोई आता है तो जो बेल बजाते हैं, डोर बेल जो होता है वो हमेशा विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर मतलब कार्य करता है, वो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो गया और इसी के साथ आपका क्लास 7 का एनसीईआरटी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब इससे ज़्यादा आपको क्लास 7 में कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता हो। तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन थे वो आपके क्लास एनसीईआरटी के क्लास 7 में मैंने ले लिए हैं, जो कि मैंने 5 वीडियो में लिया है। तो 5वां वीडियो लिया था आपका, बाकी के 4 वीडियो चैनल पर पढ़े हैं तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी आप हमसे अनअकैडमी पर कैसे जुड़कर पढ़ेंगे उसके लिए आपको मैं प्रोसेस बता देता हूं कि आप उस तरह से आप अनअकैडमी पर जुड़कर हमसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो कैसा लगा है वीडियो को आप बताइएगा कमेंट करके, उसके साथ ही आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अब बेल आइकन दबा लीजिएगा। कल से हम क्लास 9th का एनसीईआरटी विथ डिटेल थ्योरी के साथ शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनअकैडमी का लाइव क्लासेस मैं ले रहा हूँ। अनअकैडमी ऐप पर आपका मेरा लाइव क्लासेस हो रहा है, साइंस मैराथन चल रहा है। तो साइंस का एससीईआरटी और एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चंस क्लास 7 का भी चल रहे हैं, जिसका क्लास 3 क्लास हो चुका है। तो 3 क्लास के आपको लिंक अपने मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर जुड़कर हमसे पढ़ना ना भूलें। शाम को 5 बजे आप हमसे लाइव क्लासेस में अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, टेलीग्राम में भी दे देंगे आपको, और यहाँ पर आपके कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूँगा। तो आप यहाँ पर जो है वहाँ से जुड़ करके आप अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस देखना ना भूलिएगा। तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी का मैं वहाँ पर आपको करा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जुड़ करके अनअकैडमी के ऐप पर आप पढ़ लीजिएगा। शाम को 5 बजे, डेली शाम को 5 बजे आपके यहाँ पे क्लासेस होता है अनअकैडमी ऐप पर। तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा, या फिर आप अनअकैडमी ऐप पर जा करके मुझे राहुल गुप्ता नाम से सर्च करके आपको लोगों में यही डीपी आपको मिल जाएगा। तो ये डीपी आप देख करके आप जान सकते हैं। तीसरे नंबर पर आएगा सर्च करने पर राहुल गुप्ता करके, जब सर्च करेंगे आप तो ये मिल जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जुड़ करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, आप लोग पढ़िएगा जरूर आकर के शाम को 5 बजे।